हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 4, जिसका पेपर कोड है 348 KJ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2 और 3 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 348 KG, KH और KI। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, यह है कक्षा 12 जीव विज्ञान का पेपर सेट है और देखिए इसका कोड है 348 KJ। ये 2025 में आया हुआ पेपर है। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 तो हमने पार्ट 1 में कर लिया था, उसमें हमसे MCQ पूछे गए थे। आप देखिए पार्ट 2 में हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए आप, हमने यहां पर पार्ट 1 में यहां तक प्रश्न नंबर 3 के ड तक कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 के का पार्ट। नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहां से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 की का पार्ट नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए ये करने वाले। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 का खा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए, इन सिंड्रोम के लक्षण का भी उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 का ग पार्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 का घ। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब इसमें ही आगे अगला क्वेश्चन से पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का क्लीस्टोगेमस। क्लीस्टोगेमस फूल क्या है? क्या क्लीस्टोगेमस फूलों में पर परागण हो सकता है? कारण बताइए। अगर हो सकता है तो हमें इसमें कारण बताना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 भी हमसे 4 पार्ट 3-3 नंबर की पूछे गए थे और प्रश्न नंबर 5 में भी हमसे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का ख। जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? इसमें अगला क्वेश्चन से पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 का ग। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि ADA की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। हमें इसमें इसको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 5 का घ। निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। तो हमें इनमें से किन्हीं दो को परिभाषित करना है। तो सहभोजिता, लॉजिस्टिक विकास या पारजीविता। तो इसमें से क्या करना है? इसमें से सिर्फ 2 को परिभाषित करना है। हम आपको ये तीनों पॉइंट ही कराएंगे, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप वो याद कर लेना, क्योंकि देखिए इस बार भी इन क्वेश्चंस के आने के पूरे चांस है। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो 7 पेपर सेट में से ये क्वेश्चंस घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए ना, बस अब उनको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगी बचा है। और जब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो बस हमें क्या करना है, हमें बस इसमें स्मार्ट वर्क करना है। यानी कि अगर आपने 2019 से 2025 तक के सभी पेपर सेट लगा लिए ना, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जरूरी नहीं कि क्लास 12 बायोलॉजी के लिए ही ये लागू होता है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश में भी लागू होता है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए ना, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब तक आपने चाहे कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आप उसको छोड़िए। बस मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं ना, बस उनको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यह है प्रश्न नंबर 4 का पार्ट। नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन करना है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर, यह है μm। तो इसको हम बोलते हैं 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं।
क्या होता है, मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए, ठीक है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिर। और देखिए ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मध्य भाग। क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक कहलाएगा मध्य भाग। आगे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, ये होता है पुच्छ। क्या होता है, ये पुच्छ। तो इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, एक तो सर, मध्य भाग और पुच्छ। और इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, ये है एक्रोसोम। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्रोसोम और ये है केंद्रक। क्या है, ये केंद्रक है। अब आगे देखिए, आगे बात आती है मध्य भाग की। तो मध्य भाग कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक है मध्य भाग, ठीक है। और ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे ये क्या है, ये पुच्छ है। अब देखते हैं इसके भागों की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब देखते हैं इसके कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग है ये सर। तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ब्लैक पेन साइड डालेंगे सिर, और अब हम इसमें लिखते हैं, यह शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है। क्या होता है, यह शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें केंद्रक होता है, जिसमें गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का सबसे ऊपरी भाग एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, जो सिर का सबसे ऊपरी भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है, जो गोल्जी काय का बना होता है। इसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। क्या होता है, इसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। और सिर के निचले भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सिर के जो निचले भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होते हैं। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आप देखिए, ये इतना भी ले लीजिए। सिर क्या था, ये शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें केंद्रक होता है, जिसमें गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का सबसे ऊपरी भाग एक्रोसोम कहलाता है, जो गोल्जी काय का बना होता है। इसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। सिर के निचले भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होता है। अब देखिए, इसी के अगले भाग है, इसी में अगला भाग है मध्य भाग। तो देखिए, मध्य भाग में हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं मध्य भाग। इसमें हम लिखते हैं, इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। क्या होता है, इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब आगे देखिए, बात आती है पुच्छ की। तो यह शुक्राणु का अंतिम में सबसे लंबा धागेनुमा भाग होता है। यह एक झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है। यह शुक्राणुओं को तैरने में सहायक करता है। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर इस मानव शुक्राणु की संरचना भी कर दी है, यानी कि चित्र भी बना दिया और उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार लिख कर आना है। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तब आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, यानी कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 4 का खा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। तो हमें इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या करनी है और इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है। क्या होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र यानी कि XXY के कारण होती है। क्या होती है, क्लाइनफेल्टर जो होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है। क्या होती है, एक आनुवंशिक स्थिति होती है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र XXY के कारण होती है, जो शुक्राणु या अंडे के बनने के दौरान या एक यादृच्छिक त्रुटि से उत्पन्न होता है, जिससे छोटे अंडकोश, बांझपन और कम टेस्टोस्टेरोन
शरीर पर कम बाल, सीखने में कठिनाई और गायनेकोमास्टिया यानी कि स्तन वृद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसका उपचार हार्मोन थेरेपी और थेरेपी से किया जा सकता है। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एस गुणसूत्र यानी कि XXY के कारण होती है, जो शुक्राणु या अंडे के बनने के दौरान एक यादृच्छिक त्रुटि से उत्पन्न होता है, जिससे छोटे अंडकोश, बांझपन, कम टेस्टोस्टेरोन, शरीर पर कम बाल, सीखने में कठिनाई और गायनेकोमास्टिया यानी कि स्तन वृद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसका उपचार हार्मोन थेरेपी और थेरेपी से भी किया जा सकता है। अब इसके आगे हम लिखते हैं, आगे देखिए इसी में हम लिखते हैं कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजेस। इसमें हम हेडिंग डालते हैं अतिरिक्त एस गुणसूत्र। तो यह स्थिति तब होती है जब एक पुरुष के पास सामान्य XY के बजाय एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, जैसे XXY, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुरुष के पास जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा XY, और महिलाओं के पास क्या होता है, वो होता है XX, और पुरुषों के पास क्या होता है, XY होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यह स्थिति तब होती है जब एक पुरुष के पास असामान्य XY के बजाय एक अतिरिक्त S गुणसूत्र होता है, यानी कि 2X और एक Y गुणसूत्र होगा। तो ये स्थिति तब जागृत होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें आगे लिखते हैं हम, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे यादृच्छिक त्रुटि। तो इसमें लिखते हैं यह गुणसूत्रों के निर्माण के दौरान होने वाली एक यादृच्छिक त्रुटि है जो माता पिता से विरासत में नहीं मिलती। क्या होता है इसमें? यह गुणसूत्रों के निर्माण के दौरान होने वाली एक यादृच्छिक त्रुटि है जो माता पिता से विरासत में नहीं मिलती। आगे देखिए इसी में वृद्धावस्था में गर्भावस्था। 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं से जन्मे बच्चे में यह सिंड्रोम होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। तो इसके कारण क्या क्या है? इसके कारण है अतिरिक्त एस गुणसूत्र। तो यह स्थिति तब होती है जब एक पुरुष के पास सामान्य XY के बजाय एक अतिरिक्त एस गुणसूत्र और आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? SXY। तो ये स्थिति तब होगी। और यादृच्छिक त्रुटि, तो यह गुणसूत्रों के निर्माण के दौरान होने वाली एक यादृच्छिक त्रुटि है जो माता पिता से विरासत में नहीं मिलती है। ये जो हमारा ये है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये माता पिता से विरासत में नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है वृद्धावस्था में गर्भावस्था। जैसे 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं से जन्मे बच्चों में यह सिंड्रोम होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की तरफ। तो लक्षण से की हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। इसमें हम लिखते हैं लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और बचपन, किशोरावस्था या अवस्था में दिखाई दे सकते हैं। आगे लिखते हैं शारीरिक। तो इसमें देखिए छोटे अंडकोश और लिंग, कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और कमजोर मांसपेशियां। तो शारीरिक में क्या है? छोटे अंडकोश और लिंग और कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और कमजोर मांसपेशियां। आगे लिखते हैं प्रजनन संबंधी। तो इसमें क्या होता है? लगभग हमेशा बांझपन और यानी शुक्राणुओं की कमी। तो प्रजनन संबंधी क्या होता है? लगभग हमेशा बांझपन और शुक्राणु की कमी। आगे देखिए, आगे लिखते हैं हम विकासात्मक और संज्ञानात्मक। तो इसमें आगे हम लिखते हैं बोलने और भाषा के विकास में देरी और पढ़ने और समझने में कठिनाई यानी कि कमजोर पढ़ने की समझ। तो आप चाहे तो इसके लक्षण का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शारीरिक, प्रजनन संबंधी और विकासात्मक और संज्ञानात्मक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का ग पार्ट। इसमें हमसे पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन करना है। तो हम पहले इसमें कुछ बातें जेनेटिक इंजीनियरिंग की लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्य एंजाइम प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज है। पहले डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं जैसे कैंची, जबकि दूसरा कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ता है जैसे गोंद, जिससे पुनर्संयोजित डीएनए बनता है जो जीन क्लोनिंग और मैनिपुलेशन के लिए जरूरी है। साथ ही डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्य एंजाइम प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज है। पहले डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं जैसे कैंची, जबकि दूसरा कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ता है जैसे गोंद, जिससे पुनर्संयोजित डीएनए बनता है जो जीन क्लोनिंग और मैनिपुलेशन के लिए जरूरी है। साथ ही डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी महत्वपूर्ण है।
अब इसमें हम लिखते हैं प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य। तो इसमें पहली ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका कार्य हम लिखते हैं इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों जैसे GAA-TTC को पहचानते हैं और उन स्थानों पर डीएनए के दोनों रज्जुओं को काटते हैं जिससे चिपचिपे सिरे या कुंद सिरे बन सकते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का क्या कार्य है? तो इसका कार्य ही आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों जैसे GAA-TTC को पहचानते हैं और उन स्थानों पर डीएनए के दोनों रज्जुओं को काटते हैं जिससे चिपचिपे सिरे या कुंद सिरे बन सकते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं डीएनए लाइगेज। तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर कार्य। तो इसमें देखिए इसमें इसका कार्य है, यह आणविक गोंद का काम करता है। यह कटे हुए डीएनए खंडों के 3' हाइड्रोक्सिल सिरे और 5' फास्फेट सिरे के बीच फास्फोडाइस्टर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डीएनए लाइगेज, तो इसका कार्य क्या था? ये आणविक गोंद का काम करता है। यह कटे हुए डीएनए खंडों के 3' हाइड्रोक्सिल सिरे और 5' फास्फेट सिरे के बीच फास्फोडाइस्टर। इसके आगे हम लिखते हैं बॉन्ड बनाकर उन्हें जोड़ता है जिससे एक नया एकीकृत डीएनए अणु यानी कि पुनर्संयोजित डीएनए बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में हम अगला लिखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका कार्य है, यह डीएनए प्रतिकृति और प्रवर्धन के लिए जरूरी है। क्या है? यह डीएनए प्रतिकृति और प्रवर्धन के लिए जरूरी है। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया पीसीआर। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। में इसका उपयोग डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज में क्या है कार्य? यह डीएनए प्रतिकृति और प्रवर्धन के लिए जरूरी है और पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका उपयोग डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज। अब इसी में हम आगे लिखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका कार्य है, यह आरएनए टेम्पलेट से पूरक डीएनए यानी कि cDNA बनाने की प्रक्रिया है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता है। यह उन जीनों को क्लोन करने के लिए उपयोगी है जो मूल रूप से आरएनए में होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। तो हम इसमें लिखते हैं जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण है आवास का विनाश और विखंडन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी कि शिकार, मछली पकड़ना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश जो सभी मानवीय गतिविधियों में जुड़े हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैव विविधता के नुकसान के प्रमुख कारण है आवास का विनाश, विखंडन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी कि शिकार, मछली पकड़ना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश जो सभी मानवीय गतिविधियों में जुड़े और उनके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। अब इसके आगे हम लिखते हैं जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या संकट में हैं। अब हम इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जैव विविधता हानि के प्रमुख कारण। फर्स्ट इसमें डालेंगे आवास का विनाश और विखंडन। तो इसमें हम लिखते हैं जंगलों को काटना, आर्द्र भूमियों को भरना ये और उन्हें कृषि भूमि, शहरों और सड़कों में बदलना। इससे जीवों में रहने की जगह खत्म हो जाती है और वे अलग थलग पड़ जाते हैं जिससे उनकी आबादी कम हो जाती है। तो आवास का विनाश और विखंडन में क्या है? जंगलों को काटना, आर्द्र भूमियों को भरना और उन्हें कृषि भूमि, शहरों और सड़कों में बदलना जिससे जीवों में रहने की जगह खत्म हो जाती है और वे अलग थलग पड़ जाते हैं जिससे उनकी आबादी कम हो जाती है। अगला हम इसमें पॉइंट लिखते हैं संसाधनों का अत्यधिक दोहन। मानव की बढ़ती जरूरत के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, मछलियां, वन्यजीव का अत्यधिक उपयोग। आगे हम लिखते हैं प्रदूषण। तो वायु, जल और भूमि प्रदूषण, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट जीवों और उनके आवासों को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं विदेशी आक्रामक प्रजातियां। इसमें हम लिखते हैं जब बाहरी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में आती हैं तो वे स्थानीय प्रजातियों से भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।
या बीमारियां फैलाती हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियां कम हो जाती हैं। तो विदेशी आक्रमक प्रजातियों में क्या था, जब बाहरी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में आती हैं तो वे स्थानीय प्रजातियों से भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं या बीमारियां फैलाती हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियां कम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्लिस्टोगेमस फूल क्या है? क्या क्लिस्टोगेमस फूलों में परपरागण हो सकता है? कारण बताइए। तो हम इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्लिस्टोगेमस फूल। ये ऐसे फूल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में बंद रहते हैं और कभी खिलते नहीं है, जैसे कि मटर और कुछ घास के फूलों में। तो क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फूल ये ऐसे फूल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में बंद रहते हैं और कभी खिलते नहीं है, जैसे कि मटर और कुछ घास के फूलों में। इन फूलों में परागकोश और वृत्तिकाग्र एक दूसरे के करीब होते हैं और फूल बंद होने के कारण परागकण आसानी से वृत्तिकाग्र पर गिरकर निषेचित कर देते हैं। उदाहरण है मटर, बायोल, ऑक्सिलिस, ये इसके उदाहरण है। आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ना, क्या इनमें परपरागण हो सकता है? तो हम इसमें लिखते हैं नहीं, क्लिस्टोगेमस फूलों में परपरागण संभव नहीं है। आगे हम लिखते हैं इसका कारण। तो कारण इसका, पर परागण के लिए परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की जरूरत होती है, जिसके लिए बाहरी कारकों जैसे हवा, पानी या कीट की मदद चाहिए होती है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फूल बंद होने के कारण इन बाहरी कारकों से संपर्क ही नहीं बनाते। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का खा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक। तो इसमें हम लिखते हैं जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं, जो बीज, मिट्टी या पौधों की सतह पर लगाने पर मिट्टी या पौधे के अंदरूनी हिस्से में बस जाते हैं और पौधे को पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध कराकर या उनकी उपलब्धता बढ़ाकर पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं किसानों को बुवाई से पहले निम्न सूक्ष्म जीवों की खेती की सलाह दी जाती है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ना कि किसान को खेती करने के लिए सलाह दी जाती है, यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसमें हम लिखते हैं किसानों की बुवाई से पहले निम्न सूक्ष्म जीवों की खेतों की सलाह दी जाती है। पहला है राइजोबियम। इसमें देखिए, इसमें दलहनी फसलें जैसे दालें, सोयाबीन के लिए जो हवा से नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं। आगे है एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। इसमें हम लिखते हैं अनाज फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का के लिए। आगे देखिए, आगे है नील हरे शैवाल। इसमें हम लिखते हैं धान के खेतों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में हम लिखते हैं आंसर। इसी में हम आगे लिखते हैं फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया यानी कि पीएसबी। तो इसमें हम लिखते हैं मिट्टी में जमा अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं फसलों को निम्न लाभ होता है। पहला पॉइंट है पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो ये हवा या मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। क्या होता है इसमें, ये हवा या मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट इसमें मिट्टी का स्वास्थ्य है। तो इसमें हम लिखते हैं मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। आगे लिखते हैं हम इसमें लागत में कमी। तो इसमें लिखते हैं हम रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं, जिससे खेती की लागत घटती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है रोगों से बचाव। तो पौधों में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करते हैं और मृदा जनित रोगों को रोकते हैं। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग। तो इसमें हमसे पूछा गया है जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेज यानी कि एडीए की कमी के साथ इससे स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा। इसमें हम लिखते हैं यह आनुवंशिकी रोगों के इलाज की एक विधि है जहां दोषपूर्ण जीन को, इसके आगे हम लिखते हैं
इसके आगे हम लिखते हैं एक सामान्य जीन से बदला जाता है, यानी कि जीन चिकित्सा में क्या है, यह एक आनुवंशिक रोगों की इलाज की एक विधि है जहां दोषपूर्ण जीन को एक सामान्य जीन से बदला जाता है। इसके आगे हम लिखते हैं इसमें स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं जैसे अस्थि मज्जा कोशिकाओं में डाला जाता है ताकि वे सामान्य रूप से कार्य कर सके और रोग को ठीक कर सके। आगे हम इसमें लिखते हैं एडेनोसिन डेमिनेज यानी कि एडीए की कमी का उदाहरण। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं समस्या। तो एडीए क्या होता है, एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। जब एडीए जीन में खराबी होती है तो यह एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता यानी कि सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID होती है और रोगी संक्रमणों से लड़ नहीं पाता। तो इसमें समस्या क्या होती है, एडीए क्या होता है, एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी है, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी है। जब एडीए जीन में खराबी होती है तो यह एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCIO होती है और रोगी संक्रमणों से नहीं लड़ पाता। आगे इसमें हम लिखते हैं जीन चिकित्सा प्रक्रिया। इसमें लिखते हैं हम रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट यानी कि लसीकाणु कोशिकाएं निकाली जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर एक स्वस्थ एडीए जीन को रेट्रोवायरस एक वाहक की मदद से डाला जाता है। आगे हम इसमें लिखते हैं ये आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाएं फिर रोगी के शरीर में वापस डाल दी जाती हैं। अब इसी में अगला पॉइंट हमारा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसी में हम आगे लिखते हैं अब ये कोशिकाएं एडीए एंजाइम बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वह बीमारियों से लड़ने से सक्षम हो जाता है। आगे लिखते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट स्थायी समाधान। इसमें हम लिखते हैं यदि ये प्रक्रिया भ्रूण या बहुत छोटे बच्चों की कोशिकाओं पर की जाए तो यह एक स्थायी इलाज हो सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ। आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घ है निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। इसमें हमने किन्हीं दो को परिभाषित करना है। पहला इसमें सहभोजिता, दूसरा लॉजिस्टिक विकास, तीसरा है परजीविता। तो आप चाहे तो इनमें से दो लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर आपको सहभोजिता के बारे में बताया, लॉजिस्टिक विकास के बारे में बताने वाले और परजीविता के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि क्या पता इस बार पूछे कि सिर्फ दो पूछे या एक पूछे, तो आपको इसलिए इन टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि घुमा फिराकर यही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हम इसमें पहली हेडिंग डालेंगे सहभोजिता। इसमें हम लिखते हैं दो जीवों के बीच एक ऐसा सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव सहभोजी को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव परपोषी को न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि। इसमें सहभोजी को भोजन, आश्रय, परिवहन जैसे लाभ मिल सकते हैं, जबकि परपोषी जीव अप्रभावित रहता है, जैसे आम के पेड़ पर उगने वाले आर्किड या शार्क के साथ रहने वाले रेमोरा मछली। तो सहभोजिता क्या है, दो जीवों के बीच एक ऐसा सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव सहभोजी को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव परपोषी को न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। इसमें सहभोजी को भोजन, आश्रय या परिवहन जैसे लाभ मिल सकते हैं, जबकि परपोषी जीव अप्रभावित रहता है, जैसे आम का पेड़ पर उगने वाला आर्किड या शार्क के साथ रहने वाली रेमोरा। आगे देखिए अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक विकास। तो देखिए लॉजिस्टिक विकास में हम लिखते हैं यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे लॉजिस्टिक विकास यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसमें हम लिखते हैं यह एक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि है जो दर्शाती है कि कोई भी जनसंख्या अनंत तक नहीं बढ़ सकती। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसके संसाधनों, भोजन, पानी, स्थान पर दबाव बढ़ता है, जिससे वृद्धि धीमी हो जाती है और अनंत एक अधिकतम बिंदु पर रुक जाती है, जिसे वहन क्षमता कहते हैं। और इसका ग्राफ एक एस अक्षर यानी कि सिग्माइड वक्र जैसा दिखता है। तो क्या है इसमें लॉजिस्टिक विकास में यह एक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि है जो दर्शाती है कि कोई भी जनसंख्या अनंत तक नहीं बढ़ सकती। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उनके संसाधनों, भोजन, पानी, स्थान पर दबाव बढ़ता है, जिससे वृद्धि धीमी हो जाती है और अनंत एक अधिकतम बिंदु पर रुक जाती है, जिससे वहन क्षमता कहते हैं। इसका ग्राफ एक एस अक्षर यानी कि सिग्माइड वक्र जैसा दिखता है। आगे देखिए इसी में हम लिखते हैं पारजीविता। हमसे पूछा गया था पारजीविता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे पारजीविता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिटिज्म। तो इसमें हम लिखते हैं दो जीवों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव
परजीवी दूसरे जीवित जीव, पोषी या मेजबान से पोषण, आश्चर्य या अन्य संसाधन प्राप्त करके लाभान्वित होता है। जबकि पोषी को नुकसान होता है, अक्सर उसके संसाधनों का शोषण होता है। लेकिन परजीवी आमतौर पर पोषी को तुरंत मारता नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए उसका उपयोग करता है, जैसे अमरबेल परजीवी पौधा का पेड़, पोषी पर उगना, या जू पिस्सू का इंसान पर रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है कि पारजीविता का उदाहरण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए जू या पिस्सू का इंसान पर रहना, ये इसका उदाहरण है। आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पारजीविता क्या है? 2 जीवों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीवित जीव से पोषण, आश्रय या अन्य संसाधन प्राप्त करके लाभान्वित होता है। जबकि पोषी को नुकसान होता है, अक्सर उसके संसाधनों का शोषण होता है। लेकिन परजीवी आमतौर पर पोषी को तुरंत नहीं मारता, बल्कि जीवित रहते हुए उसका उपयोग करता है, जैसे अमरबेल परजीवी पौधा का पेड़ पर उगना, या जू पिस्सू का इंसान पर रहना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया ना, आपने 2019 से 2025 तक सारे पेपर सेट कर लिए, तो आपको 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये बात बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आप 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए ना, उनके क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।